हेलो। हेलो। रिस्पॉन्स दे दीजिए कम से कम आप लोग। दिख रहा है कि स्क्रीन। हाँ सर, दिख रहा है सर। जब तो आप लोग को बताना है कि आप लोग को कुछ दिनों में एमसीक्यू टेस्ट हो सकता है। समझे। और आप लोग को टेस्ट देना मैंडेटरी है, क्योंकि आप लोग टेस्ट नहीं दीजिएगा तो आप लोग का सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। समझे। आप लोग को डेट कुछ दिनों में अनाउंस कर दिया जाएगा, कब आपका टेस्ट होगा, कितने टाइमिंग होगा उसका। समझे। तो जितना आपको सेंड किए हैं वो आप लोग देख लीजिए, उसी में से आएगा आप लोगों को। बेसिक बेसिक ही क्वेश्चन है आप लोगों को। प्रीवियस बताइए कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन जो होता है वो पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे रिग्रेशन, जो कि सुपरवाइज लर्निंग का ही पार्ट होता है। सुपरवाइज लर्निंग को ही हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो क्लासिफिकेशन होता है या तो रिग्रेशन होता है। समझे। तो रिग्रेशन में हम लोग पढ़ते हैं लीनियर रिग्रेशन के बारे में। समझे। ये एक ये एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है जो दो वेरिएबल के बीच लीनियर रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स एंड वाई के बीच हम लोग का समझे किया लीनियर फॉर्म यहाँ पे क्रिएट किया, ले जा रहा है। तो ये दोनों को जब हम दो वेरिएबल को हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम लोग को लीनियरली जब डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। समझे। तो हम लोग को लीनियर रिग्रेशन का यूज करना पड़ता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो। समझे। और ये लीनियर है, आप लोग पढ़े ही होंगे मैथ्स में। हम बात करते हैं कि लीनियर रिग्रेशन को हम लोग यूज कब करते हैं। जैसे कि हम कंटिन्यूअस वैल्यू प्रेडिक्शन करना हो, जैसे कि प्राइस हो गया, टेम्परेचर हो गया, सैलरी हो गया। समझे। और यूज कब करते हैं, जब डाटा लीनियर होता है। समझे। अब एग्जांपल के तौर पर हम तो हाउस प्राइस प्रेडिक्शन को हम लोग ले सकते हैं। जैसे साइज में स्क्वायर फीट हो गया, नंबर ऑफ रूम से हम लोग प्राइस कैलकुलेट करना चाहते हैं। समझे। तो ऐसे में हम लोग लीनियर रिग्रेशन का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है कि एक प्रकार का क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। और इसके पहले जो पढ़े क्या है, यह रिग्रेशन का ही पार्ट था, लेकिन यह जो रिग्रेशन है लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन का पार्ट है, क्लासिफाई करता है। समझे। ये टू पार्ट्स में डिवाइड होगा और क्लासिफिकेशन करता है। जब हम लोग क्लासिफिकेशन, यह ध्यान रखना है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है कैसा एल्गोरिथम है। तो क्लासिफिकेशन जो प्रोबेबिलिटी से डिसाइड करता है कि आउटपुट जीरो हुआ या वन, या हम लोग बोल सकते हैं यस और नो, और ट्रू और फॉल्स। समझे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब आउटपुट कैटेगरिकल हो, तब हम लोग जैसे कि स्पैम या नोट स्पैम। समझे। यूज कब करना होता है सब, जब प्रॉब्लम
डाटा लिनियर होता है तब हम क्लासिफिकेशन कुछ करते हैं क्लासिफाई करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो अगर हम डायबिटीज प्रिडिक्शन कर रहे हैं, इनपुट में एज दे रहे हैं, वेट दे रहे हैं, शुगर लेवल दे रहे हैं, समझे। आउटपुट में हमको पता करना है कि डायबिटिक है या नहीं, डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक है। तो इसमें क्या हम लोग दो दो वैल्यू को क्लासिफाई कर रहे हैं, मेरा दो आउटपुट आ रहा है, या तो डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक, ट्रू और फॉल्स, समझे। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया एल्गोरिदम। आप लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि यह जो ग्राफ बना है इस शेप का कर्व का, हम लोग 0 से y के बीच बना है। या तो 0 देगा या तो 1 देगा, समझे। क्लासिफाई करता है। अब बात करते हैं डिसीजन ट्री का। कोई भी हम लोग कंडीशन लिखते हैं और कंडीशन ट्रू होता है ना, तो वो कंडक्ट हो जाता है, समझे। तो हमारा कोड चल जाएगा या हमारा जो आउटपुट जो चाहते हैं वो परफॉर्म हो जाएगा। ट्री स्ट्रक्चर ऐसा एल्गोरिदम जो हर डिसीजन पे डाटा को स्प्लिट करता है। और कंडीशन एक कंडीशन से एक और कंडीशन निकाल सकते हैं। वो कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो वो दूसरे कंडीशन पे जाते हैं, समझे। वो डिसीजन की तरह वर्क करता है। तो क्या कब यूज करते हैं, जब सिंपल एंड इंटरप्रेट करना इजी होता है इसमें। अगर कोई भी हम इजिली हमको करना है, समझे। जैसे कि हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं कि लोन अप्रूवल प्रेडिक्शन हमको करना है कि लोन अप्रूव हो पाएगा नहीं, तो लोन अप्रूव होने के लिए पहले आपको अकाउंट में देखेगा कि आपका इनकम क्या है, समझे। तो पहले इनकम रहेगा, फिर आपको देखेगा कि जॉब सिलेक्ट किया जाएगा, किस टाइप के जॉब को ही अप्रूव किया जाएगा, समझे। और वैसा जॉब नहीं रहता है तो आपको नहीं दिया जाएगा, समझे। आप कितने अमाउंट मांग रहे हैं, तो उस अमाउंट पे आपका जॉब एप्लीकेबल है चाहे आपका इनकम एप्लीकेबल है, तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। नहीं तो आपका अप्रूव नहीं होगा, समझे। तो डिसीजन ले रहा है, समझे। ऐसे कंडीशन पे आपको देखना हो कि इनकम पे हमको, जॉब पे, इस सब पे हमको देखना है कितना लोन अमाउंट ले रहे हैं, तो आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है। पहले इनकम देखें, उसके बाद जॉब देखें, जॉब है कि नहीं वैसा, समझे। उसके बाद लोन अमाउंट देखें। तो ये सब डिसीजन के फॉर्मेट में बनता आ रहा है। तो इसको लिए हम लोग डिसीजन ट्री का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक रूट नोड है। आप लोग डाटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं पहले, आपके सिलेबस में था डाटा स्ट्रक्चर। यस सर, हाँ। यस सर। हाँ, मैंने पढ़े होंगे आप लोग। तो डिसीजन ट्री में होता है कि आप लोग को एक रूट नोड रहेगा, समझे। और कंडीशन ट्रू होता है तो हम उसी साइड जाएंगे, और कंडीशन फॉल्स होगा तो उसकी तरफ नहीं जाएंगे, समझे। तो इस तरह हम लोग डिसीजन ट्री क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा, हमको लोन अप्रूवल है, डिसीजन ट्री हमको बनाना है। तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे रहता है कि हमारा इनकम क्या है, समझे। और इनकम आपका सही रहता है तो आपको देखता है कि जॉब टाइप, और जॉब टाइप में आप लाइक करते हैं तो आपको देखा देखा जाएगा कि आप कितने इनकम का आप डिमांड कर रहे हैं। अगर वहाँ पे उसका कंडीशन फॉलो होता है आपका, आपको जब बैंक के रूल्स में लिखा रहेगा कि आपका जो जॉब है और जो आपका इनकम है अकाउंट का वो लाइक कर रहा है, आप जो डिसाइड कर रहे हैं, आप जो डिमांड कर रहे हैं उसके अनुसार आपका डिमांड फुलफिल हो पा रहा है, तो आपको लोन अप्रूवल कर दिया जाएगा, समझे। तो इस तरह से कंडीशन बनता है, जिस कंडीशन में अप्लाई करिएगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनते जाता है, समझे। तो इसको हम लोग डिसीजन ट्री कहते हैं। डिसीजन के डिसीजन ट्री एक बार का डिसीजन लेने के लिए डिसाइड करता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब बात करते हैं रैंडम फॉरेस्ट का। तो रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है कि क्या होता है कि बहुत सारे डिसीजन ट्री को मिला करके हम लोग बनाते हैं। जैसे कि ऊपर में हम लोग पर डिसीजन ट्री, तो रैंडम फॉरेस्ट में हम लोग बहुत तरह का डिसीजन ट्री लेंगे और उससे हम लोग बेटर रिजल्ट को हम लोग फाइंड करते हैं, उससे बेटर रिजल्ट हम लोग को आता है। ना हो एक्यूरेट रिजल्ट लाना हो तो हम लोग रैंडम फॉरेस्ट का यूज करेंगे।
यहाँ पे क्या हुआ कि मल्टीपल डिसेंट्री का कॉम्बिनेशन होता है, समझे। इसको हम लोग एसेंबल्ड लर्निंग भी बोलते हैं। कब यूज करते हैं इसको? डिसीजन ट्री से बेटर एक्यूरेसी ओवर फिटिंग अवॉइड करता है, समझे। जो रैंडम फॉरेस्ट होता है, इसका जो एक्यूरेसी होता है वो डिसीजन ट्री से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे डिसीजन ट्री को मिला मिला रहे हैं और मिलाकर हम लोग को डिसीजन ले पा रहे हैं, समझे। वहाँ पे एक डिसीजन ट्री था, यहाँ पे मल्टीपल डिसीजन ट्री है, समझे। तो मल्टीपल रिजल्ट देंगे, बेटर हम लोग फाइंड कर पाएंगे, बेटर बेटर पैटर्न हम लोग डिसाइड कर पाएंगे, समझे। तो और यहाँ पे बात आती है कि हम जब कोई भी डाटा ओवरफिट होता है, ओवरफिट डाटा है, तो उसको हम लोग इजीली फाइंड कर पाएंगे, समझे, उसको अवॉइड कर पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट का यूज करते हैं, अगर बेटर एक्यूरेसी चाहिए। जब एक्यूरेसी चाहिए और फीचर्स इम्पोर्टेंट भी समझना हो, समझे, हमको फीचर्स पे ध्यान देना होता है और एक्यूरेसी पे। इसमें आपको दोनों चीज पे आपका रैंडम फॉरेस्ट बेस्ट वर्क करेगा। यहाँ पे बात करते हैं कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन। कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन के बारे में क्या कुछ समझते हैं, क्या होता है चर्न प्रेडिक्शन? कुछ जानते हो तो बताइए। नो सर। देखिए, चर्न होता है कि मान लीजिए कि मेरा कोई प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल पे हम बात कर लेते हैं, कोई प्रोडक्ट है, हम उसको सेल कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स का। तो अमेजन या कहीं पे हम सेल कर रहे हैं कोई मार्केट प्लेस पे, तो क्या होता है कि हम अगर एड चलाते हैं, फिर क्या हो रहा है कि फिर वो कस्टमर भाग जा रहा है, समझे। तो मेरा जो हम जब ऐड चलाते हैं तब हमको कस्टमर आ रहा है, समझे, और ऐसे मतलब कि ऑर्गेनिक कस्टमर हमारे पास नहीं आ रहा है। तो उसी की बात करते हैं हम लोग, प्रेडिक्शन करते हैं कि चर्न कितना है मेरा, मतलब कितना लॉस हो रहा है हमको, कितने कस्टमर हमको छोड़ के जा रहे हैं, समझे। इसके लिए हम लोग चर्न प्रेडिक्शन निकालते हैं कि कोई भी कंपनी है तो पहले वो ऐड चलाता है तो वो देखता है ना कि हमको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ऐड भी तो वर्क करना चाहिए ना, कि मैं से इतना लाखों करोड़ों का ऐड चला दिए और कस्टमर आ नहीं पा रहे हैं, और कस्टमर आ रहे हैं तो कितने कस्टमर है जो लगातार कंटिन्यूअसली उस चीज को बाई कर पा रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को बाई कर पा रहे हैं, समझे। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड कर पाते हैं, हम लोग बहुत सारे एल्गोरिदम को मशीन लर्निंग में यूज करते हैं। इसलिए हम लोग को कोई भी जब बिजनेस रिलेटेड डिसीजन, मशीन लर्निंग इंजीनियर ये सब लोग को हायर करते हैं, समझे। डिसीजन लेना तो मोस्टली डाटा साइंटिस्ट को हम लोग यूज करते हैं इसमें, समझे। क्या प्रोडक्ट में हम लोग को पता लगाना हो कि अब ऑर्गेनिक नहीं आ रहा है हमारा, किस तरह से हम लोग, इन लोगों को कहाँ पे लॉस हो रहा है, क्यों चले जा रहे हैं, क्या अमाउंट का दिक्कत है, कोई हमारा जो कंपटीटर है जो हमसे सस्ते में प्रोडक्ट बेच रहा है, ऐसा क्वालिटी बेटर है, तो उस तरह से हम लोग अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, प्राइस इंप्रूव करते हैं, समझे। उस तरह से यहाँ पे चर्न को कैलकुलेट किया जाता है कि हमारा जो हम जो एड चलाएं या हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो कॉल से कितना हम लोग को कस्टमर हम ले पा रहे हैं ना। कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम कॉल कॉल करके कि हाँ आप ये ले लीजिए, कॉल आपको आता ही होगा ऐसा ऐसा कॉल कि हाँ आप एक कोर्स ले लीजिए, चाहे कुछ भी कुछ के रिलेटेड आपको आता होगा, तो आप, तो उसको क्या हुआ कि नोट चर्न में काउंट होगा, समझे। अगर आप नहीं ले पाते तो चर्न हो गया, आपका कंपनी का चर्न हो गया, समझे। कॉल कितना दिन कर पा रहे हैं आप, अगर रिचार्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मंथली में। और कोई भी अगर जियो वाला भी अब कॉल करने लगा या कोई भी सिम वाला अब कॉल करने लगा कि आप रिचार्ज क्यों नहीं कर रहे हैं, पता लगा पाता है कि कोई भी कस्टमर है जो कि रिचार्ज कर क्यों नहीं कर रहा है या दूसरे में चला गया, तो उस तरह से वो पता लगा पाता है कि उसका चर्न रेट क्या है। अगर चर्न रेट उसका अगर ज्यादा हो रहा है, बहुत लॉस हो रहा है, तो में इम्प्रूवमेंट करेगा, या तो रिचार्ज का प्राइस रिड्यूस करेगा, या तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो अगर बहुत सारे फीडबैक आते हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम, तो नेटवर्क को इशू को सोल्व करेगा। इस तरह से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को या सब चीज को इम्प्रूव करता है, एनालाइज कर।
के बारे में। के नियरेस्ट नेबर, समझे। केनन को हम लोग बोलते हैं के नियरेस्ट नेबर्स। हाँ, इसकी रैंडम फॉरेस्ट में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे डाटा सेट है, इसको हम लोग बहुत 4 पार्ट में डिवाइड। इसका डिसीजन क्या आता है, इसका डिसीजन क्या आता है, थर्ड फोर्थ का डिसीजन जो हमारे पास जितने भी है, और जो जो मेजोरिटी होगा वोटिंग, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। अब इलेक्शन में देखें कि जिसका मेजोरिटी ज्यादा था उसको सरकार बनता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे डिसीजन को डिसीजन ट्री को लगाते हैं, और उसमें जो ज्यादा सही एक्यूरेट एक्यूरेट देता है रिजल्ट, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं और उसको फाइनल रिजल्ट में काउंट करते हैं। आया समझ में आ रहा है। Yes, sir. अब आगे बात क्या करता है, के नियरेस्ट नेबर्स मतलब कि एक पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग नियरेस्ट जो डाटा होते हैं, ग्रुप ऑफ क्लास होता है, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसमें हम लोग पैटर्न फाइंड करते हैं। समझे, जो नजदीकी डाटा होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, नियरेस्ट डाटा को प्रेडिक्ट करता है बेस्ड ऑन नियर बाय सिंपल सिमिलर डाटा पॉइंट्स। समझे, क्यों यूज करते हैं, सिंपल और डाटा ड्रिवन हो, नो ट्रेनिंग फेस। समझे, और कब यूज करते हैं हम लोग, जब डाटा स्मॉल हो या क्लियर डिस्टेंस बेस्ड पैटर्न हो। इसमें हम लोग क्या होता है कि के नियरेस्ट नेबर में हम लोग डिस्टेंस बेस्ड होता है, क्योंकि नियरेस्ट कोई भी होगा तो हम लोग नियरेस्ट और जितना दूर है तो हम लोग किस पे, हम लोग डिस्टेंस पे ही फाइंड करते हैं। समझे, होगा जिस पे ज्यादा हम, तो उसको प्रिडिक्ट करेगा, उस पर वर्क करेगा। तो इसलिए क्या हुआ कि मूवी रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन यूजर प्रेफरेंस एंड रेटिंग्स। अब बताती है कि यहाँ पे कैसे नियरेस्ट नेबर काम कर रहा है। जैसे कि के नियरेस्ट नेबर की बात करें तो आप हॉरर मूवी देख रहे हैं, तो हॉरर मूवी है तो ज़्यादा आप पसंद कर रहे हैं, तो आपका नियरेस्ट में आपका ज़्यादा आपको हॉरर दिखाया जाएगा। उसके बाद प्रीफरेंस आप एक्शन मूवी देखना पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादा आप हॉरर देख रहे हैं, हॉरर को ज़्यादा रिकमेंड किया जाएगा, एक्शन को थोड़ा कम रिकमेंड किया जाएगा। समझे, इस तरह से क्लस्टरिंग, बहुत सारा चीज़ को एक बड़ा क्लस्टर बना हुआ है। समझे, हॉरर का अलग, एक्शन का अलग। समझे, डिफरेंट डिफरेंट मूवी का, कार्टून का अलग। समझे, सबका अलग अलग, आप जिस तरह से देखिएगा उस तरह से के नियरेस्ट नेबर का यूज करके उसी तरह से आपको रिकमेंड किया जाएगा प्रोडक्ट को। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास, जो नियरेस्ट ज्यादा आता है उसको जल्दी रिकमेंड करता है। अब बात कर सपोर्ट वेक्टर मशीन। समझो, आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि हर जितना भी एल्गोरिदम्स है कब यूज कर। समझे, एक सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या करता है कि डाटा के बीच एक लाइन ड्रॉ करता है। समझे, एक मार्जिन बना, डाटा कितने के बीच में आई कर रहा है। समझे, एक बाउंड्री क्रिएट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भी दो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा है। समझे, तो ये फाइंड करता है कि डाटा जो है, ये इसका एक अलग डाटा के अलग सपोर्ट वेक्टर बना है, इस अलग डाटा का एक अलग सपोर्ट वेक्टर बना है, जहाँ से वो डाटा को, जहाँ से डाटा टच कर रहा है। समझे, और बात आती है कि अब देखता है कि डिस्टेंस। समझे, दोनों डिस्टेंस फाइंड करता है, उस डिस्टेंस पे हम लोग कोई भी क्लासिफिकेशन का यूज कर, जैसे कि यहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। समझे, तो ये क्लासिफाई करता है इमेज के लिए, क्या करता है कि लाइक कैट स्पेस डॉग यूजिंग पिक्सल फीचर्स, वो फीचर्स को फाइंड करने के लिए इसका यूज करता है, मल्टी क्लासिफिकेशन करने के लिए इसका यूज करता है। और बहुत सारे डाटा होते हैं, तो उसमें हम लोग बहुत सारे डाटा को हम लोग एक लाइन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दो दो भागों में उसको डिवाइड कर देते हैं, तब उसको हम लोग पैटर्न्स फाइंड करते हैं उसमें। समझे, अलग अलग कर करके। तो ये होता है एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये हमेशा लार्ज डाटा सेट के लिए यूज किया जाता है, हाई डायमेंशनल है। अब बात करते हैं नए बेस। आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे सर ये प्रोबेबिलिटी में। समझ में नहीं आया सर, एक बार वापस समझाइए सर, मतलब सुपर वेक्टर मशीन्स के बारे में आप जो बोले।
मतलब सर इसमें केवल डॉग और सपोर्ट वेक्टर। कैट जैसे क्लासिफिकेशन बोले आप इसमें कि क्लासिफिकेशन बिटवीन कैट एंड डॉग यूजिंग पिक्सल फीचर्स, तो उसके अलावा किसी और चीज़ का भी मतलब क्लासिफिकेशन कर सकता है ना? एग्जाम्पल में जैसे कि वुमेन एंड मेंस, ये भी एग्जाम्पल में हो सकता है शायद इसके। क्यों नहीं करेगा? इसका मेन बात होता है कि यह बहुत लार्ज डाटा सेट पर वर्क करने के लिए कहता है, समझे? यस सर। हेलो। हाँ सर, अभी आवाज कट गया था आपका, स्क्रीन सर ऑफ हो गया है सर। जो स्क्रीन शेयर किए थे आप, वो ऑफ हो चुका है। उन्हें मैं, मैं हाँ। सर आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा है सर अभी। कि चला गया था सिस्टम का। जा रहा है वो आवाज? हाँ सर, अब आवाज क्लियर आ रहा है। दिख रहा है स्क्रीन आपको? ये सर क्लियर दिख रहा है। ये सर क्लियर स्क्रीन दिख रहा है सर अभी। क्या पूछ रहे थे? सर वही हम पूछे थे सर, सुपर वेक्टर मशीन्स के बारे में पूछे थे, एक बार और अच्छे हम्म। डिफाइन करते सर, दो दूसरा एग्जांपल लेकर के। ये हम क्या यूज करते हैं तो डायमेंशन, सपोर्ट वेक्टर्स। तो देखिए एग्जाम्पल तो ऐसा ही होता है, समझे? ये क्या होता है कि ये टू सर आपका आवाज वापस हम कट लोग कट जब के आ रहा है अब। हम लोग को अलग करना होता है तो हम लोग ऐसे करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। अब जा रहा है आवाज अच्छे से आप लोगों को? ये सर अब आवाज क्लियर आ रहा है आपका। हाँ। तो आप पूछे कि क्या सपोर्ट वेक्टर वाले पूछ रहे थे, समझे? तो जो डिफरेंट डिफरेंट डाटा होते हैं ना, तो उनके मतलब कि जो नियरेस्ट डाटा होता है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया जाता है। देखिए कि सबसे जो नियरेस्ट डाटा है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होता है। इस डाटा में मतलब कि यहाँ से उस डाटा का स्टार्टिंग पॉइंट है, और इधर में है जो सपोर्ट वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, जहाँ कि यहाँ पे यहाँ से उस डाटा का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से वो डाटा हम फाइंड कर पा रहे हैं, तो डाटा वो स्टार्ट हुआ है यहाँ से डाटा, समझे? तो यहाँ से फाइंड करते हैं कि दोनों डाटा के बीच में डिस्टेंस कितना है, समझे? इसके लिए हम लोग सपोर्ट वेक्टर का यूज करते हैं। एक बीच में प्लेन है या बीच में प्लेन है, इसमें जो डिस्टेंस को देखा जाता है। समझ रहे बातों को? ये सर समझ रहा हूँ। हम्म। अब देखिए कि नए बेस जो है ये हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, समझे? तो इसमें क्या होता है कि ये बेस थ्योरम बेस्ड होता है। प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं आप लोग? ये सर पर प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी। हाँ। तो देखिए कि यहाँ पे बेस थ्योरम बेस्ड होता है। नया बेस क्या करता है कि क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, क्लासिफाई करता है। लेकिन ये क्लासिफाई जो करता है या दो से ज़्यादा भी कर सकता है, समझे?
ये होता है सिंपल फास्ट और स्मॉल डाटा पे ही अच्छा परफॉर्म करता है, समझे। ये बहुत बड़े डाटा रहेगा तो उस पर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। छोटे डाटा का यूज करने के लिए नए बेस का यूज करते हैं हम लोग। कब यूज करते हैं, जब फीचर इंडिपेंडेंट होता है, समझे। जैसे एक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पे बात करें तो एग्जाम्पल पे हो गया ईमेल स्पैम डिटेक्शन हो गया, समझे। स्पैम है, नोट स्पैम, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 डिफरेंट पार्ट्स मिक्सर है, मिक्सचर ऑफ डाटा है, लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं तो क्लासिफाई करता है तीनों अलग अलग डाटा में, मतलब सेम डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। देखिए मैथ कैसे वर्क कर रहा है ओरिजिनली में। हम लोग इसलिए इसमें मैथ्स का यूज होता है कि, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा है तो उसको अलग अलग एक ही फॉर्म में, एक ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है प्रोबेबिलिटी। दिख रहा है आप लोगों को? ये सब दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है अब। अब आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। चलिए केमिन क्लस्टरिंग स्टार्ट करते हैं। क्लस्टरिंग तो पढ़े थे, बताइए क्लस्टरिंग के बारे में। क्लस्टरिंग किस में आता है, सुपरवाइज में या अनसुपरवाइज में? हाँ, रिवीजन करते हैं पीछे का। सर बोलेगा सर, लैपटॉप में मेरे पास नहीं है, सो प्रीवियस वगैरह लेक्चर्स वगैरह हम नहीं खोल पा रहे हैं सर, तो इसीलिए नहीं देख पा रहे हैं। घर पे अच्छा नहीं है ना, इसीलिए। अच्छा। अनसुपरवाइज देखिए के आप अंदर केमिन आता है सर। क्लस्टरिंग क्या? अनसुपरवाइज होता है सर क्लस्टर। अच्छा, अनसुपरवाइज होता है। चलिए तो आज अब केमिन क्लस्टरिंग हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग क्लस्टरिंग पढ़े थे, क्लस्टरिंग का एल्गोरिदम का नाम दे दिया गया केमिन क्लस्टरिंग, समझे। तो क्या करता है कि वहाँ पे हम क्लस्टरिंग में एक डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन क्या करते हैं यहाँ पे क्लस्टर बनाता है, ग्रुप ऑफ सर्कल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर के मीन्स क्लस्टरिंग का यूज किया है, देख रहे हैं। तो मान लीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट डाटा है यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स है यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स है। तो बस बिखरा बिखरा है, लेकिन जब हम क्लस्टरिंग का यूज करते हैं, के मीन क्लस्टरिंग आते हैं, ग्रुप बनाता है, देखिए, समझे। तो इसका हम लोग क्लस्टर को फॉर्म करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डाटा को, हम डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर में बहुत सारा डाटा है, डिफरेंट टाइप से डाटा है, तो हम लोग उसको अलग अलग करना है, हमको फाइंड करना है उसको। कोई हमको स्पेसिफिक डाटा चाहिए तो वहाँ पे हम लोग क्लस्टरिंग का यूज करते हैं। ये क्या करता है कि डाटा को सिमिलर ग्रुप में डिवाइड कर देता है, सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा है उसको सेम ग्रुप में ला देता है। जब लेबल्स ना हो और डाटा में पैटर्न ढूंढना हो, क्योंकि बहुत लेबल्स यहाँ पे दिया नहीं है, तो क्या करेगा, पिक्चर्स के ऊपर पैटर्न फाइंड करेगा। जैसे कि एप्पल कैट है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि इस पे लेबल्स नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि एप्पल या कैट है, तो पैटर्न्स के कलर पे, इस टाइप का इमेज है, उस तरह से वो पैटर्न फाइंड करता है उस तरह से। अब बात करते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन। अब बात आता है कि विजिटिंग फ्रीक्वेंसी, क्लस्टर लो स्पेंडर हाई स्पेंडर, आप कहीं विजिट करते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी कैसा, कितने रेंज के लोग ज़्यादा विजिट कर पा रहे हैं। अगर आप कहीं पे जाते हैं कोई भी लोकेशन पे घूमने के लिए, समझे, तो वहाँ पे आप होटल को विजिट करते हैं, तो होटल को फाइंड कर, वो रहता है कि वो बहुत सारे उसके पास लोग, बहुत बड़े होटल है उसके पास, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारा प्राइस का होगा होटल उसके पास, 1000, 2000, 5000, 500 का भी होगा उसके पास। वो फाइंड करता है कि कितने, जो जितना उसका रूम बुक होता है, कितने लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं ज़्यादा ज़्यादा उस ग्रुप में लाइक कर पा रहे हैं। तो हम लोग क्लस्टरिंग का यूज करके हम उससे हम फाइंड कर सकते हैं डाटा को, समझे। ये सर हम बात समझ करते हैं गया। हायरार्किकल क्लस्टरिंग के बारे में बात करते हैं।
हायरार्किकल क्लस्टरिंग आपको दिखाते हैं कि नॉर्मल केमिन क्लस्टरिंग हायरार्किकल क्लस्टरिंग कैसा होता है। देखिए, केमिन क्लस्टरिंग है जब ऐसा डाटा है समझे, लेकिन हायरार्किकल है जो क्या करता है कि हायरार्किकल का यूज ही स्पेशली किया जाता है जीन वगैरह में, समझे। कोई भी बायोलॉजिकल हम लोग जब क्लासिफिकेशन कोई भी ऑपरेशन बायोलॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हायरार्किकल क्लस्टर का यूज करता है कि सेम जेनेटिक्स या सेम आईक्यू का लोग को पैटर्न्स मैच करता है, हायरार्किकल मैचिंग करता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कितना मैचिंग कर पा रहा है, समझे। स्टेप स्टेप बाय स्टेप क्लस्टरिंग जो ट्री लाइक आउटपुट देता है, जैसे आप लोग देखें ट्री लाइक है, कब यूज करते हैं जब क्लस्टर हायरार्किकल बनाओ, जैसे कि फैमिली ट्री। और जब स्मॉल डाटा सेट हो और क्लस्टर के बीच रिलेशनशिप देखना हो, जब दो क्लस्टर के बीच रिलेशनशिप देखना है, जैसे टू पर्सन के बीच देखना है, तो हम लोग क्लस्टरिंग का यूज करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, समझे, तो हेयर क्लस्टरिंग करेंगे, जैसे कि एयरप्लेन एयरप्लेन जो हुआ एक्सीडेंट हुआ इसमें टू पीपल को तो जिसके फैमिली होंगे वो एक दूसरे से मैच करेगा, किस पे डीएनए वगैरह पे मैच कर पाए एक दूसरे को, समझे। यहाँ पे इस तरह से क्लस्टरिंग करता है, एक दूसरे के बीच रिलेशनशिप के बीच में क्लस्टरिंग करता है, हायरार्की क्लस्टरिंग है समझ में। अब बात करते हैं कि पीसीए, इसका हम लोग बहुत यूज करते हैं पीसीए का, समझे। पीसीए को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं कि डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक है, समझे, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्सट्रैक्ट करता है। फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख देख सकते हैं कि 3 डायमेंशनल था, अब पीसीए लगाया है तो 2 डायमेंशनल में कर दिए। तो हमको अगर बहुत सारे डाटा है उसको हमको कम डाटा में कन्वर्ट करना है तो हम लोग पीसीए का यूज करते हैं। रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है इसको, समझे, डायमेंशन रिडक्स करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए। जब डाटा में टू मैनी कोरिलेटेड फीचर हो, जब हम रिडक्शन का यूज तभी करते हैं जब एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो अगर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होता उसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं, उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। हम लोग दो तीन जो कॉलम से एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं, तो 2-3 कॉलम से हम कोई भी वैल्यू फाइंड करते हैं, समझे, तो उस तरह से हम लोग निकाल पाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले पाए तो एरिया ऑफ रूम्स ले सकते हैं, और और क्या ले सकते हैं, उस पर हम लोग प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हैं, समझे, तो एरिया हो सकता है, और उस पे हम लोग अगर कैसा उसका इंटीरियर डिजाइनिंग है, समझे, तो उतना मैंने नहीं कर रहा है तो हम लोग बस एरिया के ऊपर या लोकेशन है उस पे हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा हमको एक दूसरे से रिलेट कर पा रहा है, तो और को हम लोग एक दूसरे से कंबाइन करके कोई रिलेशन स्टेब्लिश करें और उससे एक और फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करें, समझे। जैसे हमारा अगर 3 कॉलम होता है तो उसको हम लोग एक कॉलम कन्वर्ट कर पाए। ऐसे करने के लिए हम लोग को पीसी का यूज करना पड़ता है, समझे। अब जब हम लोग डाटा सेट परफॉर्म करेंगे, जब डाटा को कॉलम्स को रिड्यूस करना होगा तो हम लोग पीसीए का यूज करेंगे वहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग यूज कर पा रहे हैं, जैसे एग्जांपल में हम लोग इमेज कंप्रेशन, समझे, 100 पिक्सल को 50 मेगा पिक्सल में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, समझे। कंप्रेस करने के लिए हम लोग इसका यूज करें पीसीए का। अब यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट बूस्टिंग है, जी बूस्ट है, समझे। तो ये क्या करता है कि पावरफुल इनसेबल मेथड है जो वीक लर्नर्स को कंबाइन करता है। इसका यूज क्यों करते हैं, जब मैक्सिमम एक्यूरेसी चाहिए होता है। कब यूज करते हैं इसको, जब टेबुलर डाटा हो और कम्पिटेटिव लेवल परफॉर्मेंस चाहिए, जिसमें हम लोग को परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा मिलता है। हैंडल मिसिंग डाटा, हमको मिसिंग डाटा को हैंडल करना हो, आउटलायर्स फाइंड करना हो, हाई परफॉर्मेंस बूस्टिंग मॉडल हमको चाहिए, तो इसका हम लोग यूज करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग
मिसिंग डाटा को हैंडल किए थे, आउटलायर्स को हम लोग हैंडल किए थे, याद है आप लोगों को? आप लोग इमेज में देख सकते हैं कि हम लोग क्या वो ट्री वन है, ट्री एन है, तो इसमें जो बेटर रिजल्ट मिलता है, जैसे ट्री में हम लोग कर रहे थे उस तरह से इसमें भी करते हैं, समझे? इसमें हम बात करता है कि वीक लर्नर्स है, समझे? तो उसको हम लोग यूज करके ग्रेडियंट बूस्टिंग करते हैं। एक दूसरे के बीच में हमको कम्पिटेटिव लेवल परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब बहुत बेटर परफॉर्मेंस हम लोग को चाहिए, तो ग्रेडियंट बूस्टिंग का हम लोग यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि रिज रिग्रेशन। तो रिज रिग्रेशन होता है, इसको हम लोग L2 रेगुलराइजेशन भी बोलते हैं, समझे? अब बात आती है कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हाईली कोरिलेटेड हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मतलब एक दूसरे पे एक दूसरे को डिपेंड नहीं कर रहे हो, लेकिन को रिलेटेड है, एक दूसरे से उन लोग को मतलब है, समझे? जैसे प्राइस निकालने के लिए हम लोग को लोकेशन को जानना बहुत जरूरत है, और कितना स्क्वायर फीट का है। तो एक इंडिपेंडेंट है लेकिन एक दूसरे को रिलेटेड है, समझे? हम लोग स्क्वायर के बिना हम लोग प्राइस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जब कोई भी डाटा ओवरफिटिंग, ओवरफिटिंग किसको बोलते हैं बताइए तो? 2-3 क्लास हम लोग पहले पढ़े तो ओवरफिटिंग के बारे में। ओवरफिटिंग क्या होता है, याद है आप लोगों को? चलिए, इसका हम लोग रिज रिग्रेशन का हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या होता है कि अगर घर का प्राइस प्रेडिक्ट करना है, जब एरिया और नंबर ऑफ रूम्स कोरिलेटेड हो, ज़्यादा रूम्स ज़्यादा एरिया, तो ऐसे में हम लोग रिज रिग्रेशन का यूज करते हैं, समझे? इसका यूज मेनली होता है कि ओवरफिटिंग से बचने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि रूम्स, समझे? हम लोग एरिया और रूम्स के एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो उससे हम लोग प्राइस को कैलकुलेट कर पाते हैं कि कितना एरिया है और कितना रूम्स है, उस तरह पे। यहाँ पे हम लोग रिजर्वेशन का इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पे मेनली इसका यूज होता है कि ओवर फिटिंग को रिड्यूस करता है वो। और लासोइएशन का, इसको L1 बोलते हैं, इसको L2 बोलते हैं। लासो को जब यूज किया जब फीचर सिलेक्शन भी करना होगा, जब फीचर को सिलेक्ट करना होता है, समझे? हम ऊपर में पढ़े कि फीचर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिड्यूस कर रहे हैं, PCA का यूज करके हमें फीचर सिलेक्शन करना हो लासो रिलेशन में, कुछ इरेलेवेंट फीचर्स को रिमूव करना हो ऑटोमेटिकली, समझे? और कोई फीचर्स जो होता है इरिलेवेंट होता है, समझे? जैसे कोई यूज नहीं है लेकिन उसका, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ते कि जो यूज नहीं था उसको हम लोग हटा दिए थे। तो इसमें क्या लासो का यूज क्या होता है कि जो फीचर्स इंपॉर्टेंट होता है उसको हम लोग रखते हैं, और इरेलेवेंट होता है वो ऑटोमेटिक खत्म खत्म हो जाता है, समझे? जब लासो का हम लोग यूज करते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम जिसमें 100 टेस्ट रिजल्ट हो बट यूजफुल 5 और 10 और इतना सारा 100 टेस्ट है लेकिन यूजफुल हमारे 5 और 10 ही है, तो हम लोग 100 का क्यों ही लेंगे, बस इतना ही हम कंसिडर करेंगे, समझे? तो इसका हम लोग फीचर सिलेक्शन के लिए भी हम लोग करते हैं क्लास एग्रीगेशन का यूज। और क्या होता है कि फीचर्स के कोफिशिएंट को अगर जीरो बनाता है, उन फीचर कोफिशिएंट को जो यूजफुल नहीं होता है, समझे? जो यूजफुल नहीं है उसको जीरो बना देगा, जो यूजफुल है उसको तो हम लोग यूज कर ही पाएंगे अपने अनुसार। हम बात करते हैं इलास्टिक नेट रिलेशन। वो क्या होता है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, L1 और L2 का, लासो और रीच का, समझे? अब ये क्या करता है कि यह बैलेंस करने का यूज करता है, ना ही हमको ज़्यादा वेरिएबल्स को रिमूव करना है यूजलेस को, समझे? ना हमको ज़्यादा वेरिएबल्स को रखना है, रिमूव भी नहीं करना है, ज़्यादा रखना भी, दोनों को बैलेंस मेंटेन करने के लिए, लासो और रीच के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि ज़्यादा हम लोग
ओवर फिटिंग में नहीं कर सकते, ज़्यादा अंडर फिटिंग में नहीं कर सकते, हम लोग बैलेंस में चलते हैं। और ज़्यादा दोनों में से कोई ज़्यादा कर दिए तो हमारा मॉडल अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन का मतलब होता है कि ओरिजिनल डाटा सेट के अंदर से यूजफुल फीचर्स को चुनना होता है, और इरिलेवेंट डाटा जो होता है, इरिलेवेंट जो फीचर्स होते हैं उसको हमको हटाना होता है, फीचर्स को सिलेक्ट करना होता है। समझे? फीचर सिलेक्शन सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग यूज करेंगे। फीचर एक्सट्रैक्शन, समझे? हमको बस यहीं पे ध्यान रखना है कि फीचर सिलेक्शन क्या होता है, फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होता है, कौन सा हम लोग एल्गोरिदम यूज करते हैं दोनों के लिए। तो इसके लिए हम पढ़ रहे हैं लासो रीज का यूज किया जाता है। क्या होता है कि रिडंडेंट फीचर को हटाता है इसमें, फीचर सिलेक्शन में। समझे? तब यूज कर जब मॉडल फास्ट बनाना होता है, क्योंकि अगर इरिलेवेंट फीचर्स भी होगा तो कम्प्लेक्स हो जाएगा और थोड़ा स्लो वर्क करेगा, हमारा सर्वर का भी कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। ओवर फिटिंग कम होता है इसमें। अब बहुत सारे फीचर्स है जो कि इरिलेवेंट है, इसका हम लोग का यूज ही नहीं है, तो उसको हम लोग क्यों क्या रखकर क्या करेंगे, उसको हमको हटाना होता है। ये सिलेक्शन करते हैं तो हमारा एक्यूरेसी बढ़ जाता है। जैसे कि हम लोग कौन सा टेक्निक का यूज करते हैं, हम लोग लासो रिग्रेशन का यूज करते हैं फीचर सिलेक्शन के लिए। समझे? यहाँ पे हम लोग फीचर सिलेक्ट करके बताया है कि एक हॉस्पिटल का डाटा 100 फीचर्स है। जैसे में एज, वेट, ब्लड प्रेशर हो गया। आपको प्रेडिक्ट करना है कि डायबिटीज, अगर अगर डायबिटीज आपको प्रेडिक्ट करना है, अगर आप 10 फीचर से ही यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं तो आपको 90 फीचर्स का क्यों नीड है? नहीं ना नीड होगा। और वो डॉक्टर बताता है कि आपका फीवर होता है तो आपको हेडेक हो सकता है, आपका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ सकता है। समझे? इसमें आपका और भी फीचर इसमें, जैसे वेट है, आप किस कलर के हैं, आपका हाइट क्या है, इससे तो कोई मतलब नहीं है उसमें। आपको फीवर फाइंड करना है कि आपको फीवर है कि नहीं, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं ना हुआ कि हाइट क्या है, वेट क्या है, कलर क्या है, किस लोकेशन पर रहते हैं, ये सब इरिलेवेंट है। आपका क्यों क्या नीड है? फीवर है तो आपको क्या टेम्परेचर हाई हो जाएगा, हेडक है, तो इससे आपको दो ही फीचर्स काम आएगा आपके लिए। और बाकी फीचर्स है तो इरिलेवेंट, इसका यूज ही नहीं है, तो उसको हम लोग हटा देते हैं सिंपली। इसके लिए क्या क्या हुआ, फीचर्स को सिलेक्ट किया उसको हम किसके द्वारा, लासो इरिगेशन के द्वारा। अब बात करते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग फीचर जो मिला है उसी से हम लोग नए फीचर्स को बनाते हैं। समझे? बहुत सारे फीचर्स है उसमें, मतलब दो तीन फीचर्स है, और उस दो तीन फीचर्स को हम लोग एक फीचर से बदल दिए। समझे? दो तीन फीचर से एक फीचर से, और दो तीन, और इसके पहले हम फीचर सिलेक्शन पढ़े जो कि अनयूज था उसको हम हटा दिए। समझे? तो इसमें क्या होता है, फीचर सिलेक्शन में होता है कि हम लोग फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है एग्जिस्टिंग फीचर्स को मिला के नए मीनिंगफुल फीचर बनाना, जिसमें ओरिजिनल डाटा को इसेंस इसेंस तो है लेकिन साइज छोटा हो जाता है। समझे? बहुत सारा डाटा है तो हम लोग को सब यूजफुल डाटा हमको लग रहा है, कोई भी फीचर्स हमको तो सब यूजफुल है, कोई हमको बेकार नहीं है। समझे? तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे से रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, और क्या करते हैं, वो तीन रिलेशन है जो एक दूसरे से को रिलेटेड है, लेकिन हमारा फीचर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग क्या करें, यूज करेंगे तीनों का कैलकुलेशन करके हम लोग को एक फीचर्स बनाते हैं। समझे? कब यूज किया है? जब डाटा हाई डायमेंशनल होता है, जब फीचर्स को रिलेटेड होता है, जब हिडन पैटर्न ढूंढना होता है। समझे? इसे हम लोग पीसीए का यूज करते हैं। समझे? क्या बोले थे कि पीसीए का यूज क्या करता है, डायमेंशनली रिडक्शन करने किया जाता है, कि वो रिड्यूस करता है, साइज को रिड्यूस करता है। तो हम लोग कई फीचर्स रहेंगे, कई फीचर्स रहेगा, उसको रिड्यूस करके हमको 5 फीचर्स को रिड्यूस करके 1 फीचर्स बनाना है, तो हम लोग पीसीए का यूज करेंगे। तो हम पढ़े ही थे कि इमेज का साइज 1000 का है, तो इसको 100 में बदलना है, तो रिडक्शन कर रहा है वो। समझे? कितने सारे वो 1000 था, उसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पीसीए का यूज करेंगे। समझे? तो यहाँ पे हम लोग का यूज हो रहा है फीचर एक्सट्रैक्शन। तो डाटा में हम लोग देखेंगे, जब डाटा का हम लोग जिक्र करेंगे तो वहाँ पे हुआ कि बहुत सारा चीजें हैं जो एक दूसरे से को रिलेटेड होता है। तो को रिलेटेड होता है तो उसमें से आप फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, एक भी डाटा होगा तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। समझे? तो उसमें हम लोग फीचर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं।
उनको यही ध्यान रखना है फीचर सिलेक्शन क्या होता है, फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होता है, इसमें कौन सा एल्गोरिदम का हम लोग यूज करते हैं। समझे? बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पे कोड का यूज करेंगे, जब मॉडल को बिल्ड करेंगे, तब आपको फीचर एक्सट्रैक्शन के बारे में बोलेंगे कि इस एल्गोरिदम का यूज क्यों हो गया यहाँ पे। आपको पहले से मालूम रहेगा कि इस एल्गोरिदम की यूज क्यों किए, वहाँ पे लासो का यूज कर पा रहे हैं, तो लासो के बारे में मालूम रहेगा तब ना लासो क्या करता है। समझे? आज क्लास से यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। आप लोग को अभी आ गए हैं सभी लोग, तो बता देते हैं कुछ दिनों में शायद आप लोग का टेस्ट हो सकता है। समझे? एमसीक्यू टेस्ट होगा और आप लोग को अटेंड करना मैंडेटरी होगा आप लोगों को। बिना अटेंड किए हुए आप लोग को सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। समझे? आप लोग को शेड्यूल बता दिया जाएगा मैसेज करके। ओके सर। हम्म, चलिए आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सर वो रिकॉर्डेड लेक्चर मांगे थे सर, ग्रुप में मैसेज भी किए थे बट आया नहीं सर। आए नहीं? जो मेन है उनको कीजिए। सब मेन ग्रुप पे सब मैसेज अलाउ नहीं है हम लोग का ना। जो मतलब कि हेड है इनके, मतलब कि जो प्रोजेक्ट जो कंपनी के हेड है उनको मैसेज कीजिए आप लोग। अच्छा ओके नहीं सर, तो हम मैसेज बात। करते हैं उनको। हाँ। हम्म, ठीक है, तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाय, आप लोग इसको रिवीजन कर ओके सर। लीजिएगा। ठीक है। ओके सर।